स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट 2 में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। पहले सुने आज की गपशप। लग रहा है कि कोरोना काल केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए भी स्वास्थ्य का गंभीर संकट बना बैठा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त के पहले हफ्ते में कोरोना वायरस से संक्रमित थे। 3 अगस्त को उन्होंने खुद ही ट्वीट करके ऐलान किया वे मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए। उनका संक्रमण 15 अगस्त से पहले ठीक हो गया था, पर वे होम आइसोलेशन में थे। वे लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी नहीं जा सके। बाद में कोरोना के बाद की समस्या में एम्स में भर्ती हुए। हालांकि आधिकारिक रूप से अस्पताल की ओर से या गृह मंत्रालय की ओर से कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं है। अब खबर है कि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद यशो नाइक को कोरोना संक्रमण गंभीर हो गया है। एम्स के डॉक्टरों की टीम ने उनका मुआयना किया है। वे आयुष मंत्री हैं। गोवा के मुख्यमंत्री ने बताया है कि अब उनकी तबीयत स्थिर है। तीसरे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हैं, जिनको एस्कॉट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी किडनी की समस्या बढ़ गई थी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही वे लंदन से दिल की बीमारी का इलाज कराकर लौटे हैं। बहरहाल जिस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, उसके अगले दिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उनको भी मेदांता में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वे अब कामकाज देख रहे हैं। इसी तरह 3 और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं। इनकी सेहत को लेकर भी कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। कांग्रेस के मौजूदा राजनीतिक संकट का कई लोग कई तरह के समाधान सुझा रहे हैं। 2 समाधानों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने सुझाव दिया है कि अगर सोनिया और राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं से मिलना शुरू कर दें तो 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि असली समस्या बिचौलियों की वजह से है। सोनिया और राहुल खुद बहुत कम लोगों से मिलते हैं, इसलिए बहुत से बड़े नेता भी अपनी बात पार्टी नेतृत्व तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उन्हें भी बिचौलियों के जरिए अपनी बात पहुंचानी होती है। यह कांग्रेस की असली समस्या है। तभी कांग्रेस के नेता एक सुझाव यह दे रहे हैं कि पार्टी के बड़े नेता यानी सोनिया, राहुल और प्रियंका ज्यादा से ज्यादा नेताओं से मिलना शुरू करें। दूसरा समाधान यह सुझाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में शिकायतें सुनने का एक प्रकोष्ठ बने। जो भी शिकायत सोनिया या राहुल गांधी के पास आए, उसे प्रभारी महासचिव के पास भेजने की बजाय शिकायत प्रकोष्ठ में भेजा जाए। कोई स्वतंत्र महासचिव इस बात की जांच करे। अगर संभव हो तो शिकायत का यह प्रकोष्ठ सोनिया और राहुल के अपने अपने कार्यालय में बने और वे सीधे इसको मॉनिटर करें। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि जिसे भी राज्यों का प्रभारी बनाया जाता है, वह या तो मनमानी करने लगता है या राज्य के नेतृत्व के सामने सरेंडर कर देता है। दोनों ही स्थितियों में कार्यकर्ताओं को शिकायतें रहती हैं, जिसे सुना नहीं जाता है। कांग्रेस में इस बात को लेकर खासी हैरानी जताई जा रही है कि आखिर के.सी. वेणुगोपाल को संगठन महासचिव बनाकर राहुल गांधी को क्या मिल रहा है। राहुल गांधी ने उनको न सिर्फ संगठन महासचिव बनाकर रखा है, बल्कि पहला मौका मिलते ही राजस्थान से उनको राज्यसभा में भी भेजा। यह ठीक है कि राहुल गांधी के केरल जाकर चुनाव लड़ने में उनका हाथ था और उन्होंने वहां काम भी किया। इसके लिए खुद चुनाव भी नहीं लड़े, पर इसका इनाम देने के लिए क्या पूरी पार्टी को दांव पर लगा दिया जाएगा। वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, पर राजस्थान में राजनीतिक संकट शुरू हुआ तो उसे संभालने में उनकी कोई भूमिका नहीं दिखी। कांग्रेस आलाकमान को दिल्ली से रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को भेजना पड़ा। वेणुगोपाल वहां न तो विधायकों के संपर्क में थे और न मीडिया को संबोधित करते थे, वे बस थे। यही स्थिति कांग्रेस नेतृत्व को लेकर चल रहे मौजूदा संकट में भी है। इस संकट को सुलझाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सारे काम पार्टी के दूसरे नेता कर रहे हैं। इसके बावजूद हैरानी है कि सोनिया और राहुल गांधी दोनों का भरोसा उनके ऊपर बना हुआ है। हाल फिलहाल की सुर्खियों में, बहस में जिस बात ने आपके जहन में पेठ बनाई है,
उसका भला क्या मतलब है और क्या है उसका और छोर। सो क्यों नहीं अब जाना जाए आज का खुलासा। केंद्र सरकार किसी तरीके से यह दिखाने की बेचैनी में है कि कोरोना वायरस अब खत्म होने वाला या खत्म हो गया है। लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल 360 डिग्री का टर्न कह सकते हैं। मार्च के पहले हफ्ते में जब भारत में गिने चुने केसेस थे, तब प्रधानमंत्री ने होली नहीं खेलने का ऐलान किया था और उसी समय इस वायरस को लेकर पैनिक बनना शुरू हो गया था। लोग खौफ में आ गए थे। रही सही कसर मार्च के आखिरी हफ्ते में कंप्लीट लॉकडाउन के जरिए पूरी कर दी गई। खौफ पैदा करने से लेकर खौफ खत्म करने तक का 5 महीने का सफर आसान नहीं रहा, पर हकीकत यह है कि अभी खौफ खत्म होने का समय नहीं आया है और न कोरोना खत्म हुआ है। सरकार के अपने हित हैं, जिसकी वजह से यह कोरोना को खत्म बताने की बेचैनी में है। अगर वह बेचैनी में नहीं होती तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा कराने को लेकर इतना उतावलापन नहीं दिखता। देश दुनिया के सारे जानकार इसका विरोध कर रहे हैं। कई राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों के अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने भी कहा कि बच्चों का जीवन खतरे में डालकर परीक्षा कराना उचित नहीं है, पर सरकार अड़ी रही। उधर शिक्षा की एक बड़ी लॉबी का दबाव सरकार के ऊपर है कि वह शिक्षण संस्थाएं खुलवाए। बाकी पढ़ाई और परीक्षा कैसे होनी है वह शिक्षण संस्थान संभाल लेंगे। कोरोना वायरस को खत्म बताने की बेचैनी में ही सरकार चुनाव कराने की तैयारी भी कर रही है। हालांकि उसमें भाजपा के अपने हित भी जुड़े हैं। अगर चुनाव नहीं होते हैं तो मध्य प्रदेश में नया संकट खड़ा हो सकता है। राज्य में 14 मंत्री ऐसे हैं जो अभी विधायक नहीं हैं। तभी राज्य में 27 सीटों पर उपचुनाव कराने की जरूरत है। अगर मध्य प्रदेश में चुनाव कराते हैं तो बिहार विधानसभा के चुनाव भी समय पर कराने होंगे। सो दोनों चुनाव की तैयारी चल रही है। इसका भले राजनीतिक फायदा भाजपा को मिले, पर एक मकसद यह दिखाना भी है कि कोरोना के बीच जनजीवन सामान्य हो गया है। कोरोना के साथ सहजीवन संभव होने की बात को प्रमाणित करने के लिए ही अनलॉक के चौथे चरण में कई चीजें खोलने की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सहित देश के कई शहरों में सितंबर से मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी। सोचें, एक तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और दूसरी ओर सरकार सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए ऐसे फैसले कर रही है जिससे बच्चों का जीवन खतरे में आ सकता है और दूसरे नागरिक भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं। क्या सरकार को कोरोना का सच नहीं दिखाई दे रहा है जो वह इस तरह के फैसले कर रही है? सरकार को सच दिख रहा है, पर वह आधा सच दिखा रही है और आधा छिपा रही है। वह ये तो बता रही है कि भारत में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट कितनी कम हो गई, लोगों के मरने की दर कितनी घट गई, अब ऑक्सीजन या वेंटिलेटर सपोर्ट पर कितने कम लोग हैं, आदि आदि। पर यह हकीकत नहीं बता रही है कि कोरोना का संक्रमण अब दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया है, जहां इलाज की सुविधा नहीं है और न ही जांच की सुविधा है। भारत संक्रमितों की संख्या में अभी तीसरे स्थान पर है, पर अगले महीने के पहले हफ्ते में ही भारत दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। भारत में पिछले 3 हफ्ते से लगातार 60,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और नए केसेस की संख्या के मामले में भारत कई हफ्ते से दुनिया में नंबर 1 है। इस लिहाज से हैरानी नहीं होगी अगर सर्दियां आते आते भारत नंबर 1 हो जाए। गंभीर केसेस की संख्या के मामले में भारत लगातार दूसरे स्थान पर बना हुआ है और ऐसा तब है जब भारत ने 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 27,000 लोगों के टेस्ट किए हैं। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।